हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पटना का इतिहास है वो कितना पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि कुटिनित्तम काव्य के कवि कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुटिनित्तम काव्य के कवि हैं वो कौन है। ए ऑप्शन है राजशेखर, बी ऑप्शन है दामोदर गुप्त, सी ऑप्शन है विशाखदत्त, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटिनित्तम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि आलस कथा के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलस कथा है उसके रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन है नारायण पंडित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा के रचयिता कौन है। तो आलस कथा के रचयिता विद्यापति हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो 4 जो आलसी लोग थे वो नहीं भागे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। जो महाभारत है उसमें किस लेखिका का उल्लेख मिलता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है गर्गी का, बी ऑप्शन है मैत्रेयी का, सी ऑप्शन है सुलभा का, डी ऑप्शन है यमी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो सुलभा का मिलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी ऑप्शन है विजयांका। तो यहाँ पे आपको बताना है वर्तमान काल यानी अभी संस्कृत की लेखिका कौन है। तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, यानी जन्म से पहले संस्कार कितने हैं। ए ऑप्शन है षष्ठ, बी ऑप्शन है पंच, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है त्रय यानी 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म के पूर्व संस्कार कितने होते हैं। तो जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं, त्रय यानी 3 होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो त्रय यानी 3 होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। जो शिक्षक थे वो कैसे थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था, यानी शिक्षक कैसे थे। तो नवीन दृष्टि संपन्न थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। जो भीखनटोला गांव था उसे देखने के लिए कौन आया। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया, तो शिक्षक आए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? जो स्वामी दयानंद थे उनका जन्म कब हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1824 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1828 ईस्वी में। तो जो स्वामी दयानंद थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, 1824 में इनका जन्म हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है उमा शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न की बाघ कहाँ बैठा हुआ था? जो बाघ था वो कहाँ पे बैठा हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो बाघ तालाब के किनारे बैठा हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था? यहाँ पे आपको बताना है कि जो बाघ था उसके हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सर, डी ऑप्शन है इनमें से कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप यानी कर्ण के पास कौन जाता है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप यानी कर्ण के पास कौन जाते हैं? तो भगवान इंद्र जाते हैं। और क्यों जाते हैं? तो कवच कुंडल भिक्षा में मांगने के लिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहते थे? जो कर्ण थे वो ब्राह्मणधारी इंद्र को सबसे पहले क्या दान में देना चाहते थे? ए ऑप्शन है 1000 गायें, बी ऑप्शन है 1000 हाथी, सी ऑप्शन है अपर्याप्त सोना, डी ऑप्शन है कवच कुंडल। तो जो कर्ण थे वो ब्राह्मणधारी वेशधारी इंद्र को सबसे पहले क्या देना चाहते थे? तो 1000 गायें देना चाहते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? ए ऑप्शन है सामंजस्य, बी ऑप्शन है मैत्री, सी ऑप्शन है शीत युद्ध, डी ऑप्शन है वाग्य युद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है। तो शीत युद्ध प्रचलित है। ये शीत युद्ध क्या होता है? तो बातों बातों से जो युद्ध होता है उसे हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। एक देश कुछ अगले देश को कुछ अलग बोलेगा तो वो फिर इस देश को यहाँ पे उल्टा बोलेगा, तो यही क्या होता है, शीत युद्ध होता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि जो शत्रु राज्य हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है कलह और अशांति, बी ऑप्शन है सुख समृद्धि, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? तो कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? जो कणाद थे वो किस दर्शन के प्रवर्तक थे आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है योग दर्शन, बी ऑप्शन है मीमांसा दर्पण, सी ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, डी ऑप्शन है न्याय दर्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो वैशेषिक दर्शन के ये क्या थे, प्रवर्तक थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? ए ऑप्शन है गौतम, बी ऑप्शन है कणाद, सी ऑप्शन है पतंजलि, डी ऑप्शन है जैमिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो गौतम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है, अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहां विलीन हो जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहां पे विलीन हो जाती हैं, यानी कहां पे मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहां पे विलीन हो जाती हैं, तो समुद्र में विलीन हो जाती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, अहो अमीषा किम कारी शोभनयम श्लोक कहां से संग्रहित है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ए ऑप्शन है वायु पुराण, बी ऑप्शन है विष्णु पुराण, सी ऑप्शन है भगवत पुराण, डी ऑप्शन है यहाँ पे सूर्य पुराण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अहो अमीषा किम कारी शोभनम श्लोक कहां से संग्रहित है। तो ये कहां से संग्रहित है, तो भगवत पुराण से संग्रहित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है योग से, सी ऑप्शन है तपस्या से, डी ऑप्शन है सदाचरण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो तपस्या से सुरक्षित होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो तपस्या से, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कुल की रक्षा किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुल है इसकी रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सदाचार से, बी ऑप्शन है विद्या से, सी ऑप्शन है धन से, डी ऑप्शन है सत्य से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुल की रक्षा किससे होती है, तो सदाचार से कुल की रक्षा होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे कीजिएगा पढ़ाई तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे नोटबुक पे लिख के आप लोग जरूर याद कीजिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि विनय भाव किसका नाश करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विनय भाव होता है वो किसका नाश करता है। ए ऑप्शन है क्रोध का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है अपसय का, डी ऑप्शन है मोह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनय भाव किसका नाश करता है, तो विनय भाव किसका नाश करता है, अपसय का नाश करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रामायण है उसके रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है महर्षि व्यास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखिए, रघुवंशम किनकी कृति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रघुवंशम है ये किनकी कृति है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है यहाँ पे माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रघुवंशम है ये किनकी कृति है। तो रघुवंशम किनकी कृति है, कालिदास की कृति है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, विजयांका की किसकी पत्नी थी। जो विजयांका थी ये किसकी पत्नी थी आपको बताना है। ए ऑप्शन है चंद्रादित्य की, बी ऑप्शन है विक्रमादित्य की, सी ऑप्शन है हेमचंद्र की, डी ऑप्शन है पंचाल नरेश की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजयांका किनकी पत्नी थी। तो विजयांका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मधुरा विजया
किसकी कृति है? ए ऑप्शन है मैत्रेयी का, बी ऑप्शन है सुलभा का, सी ऑप्शन है गंगा देवी का, डी ऑप्शन है क्षमाराव का। तो यहाँ पे आपको बताना है मथुरा विजया किसकी कृति है? तो ये गंगा देवी की कृति है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं, और जो भी इसमें से आपको सही ऑप्शन लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त आपके 10वीं में पढ़ाई करते हैं उनके पास ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।